Today's class for the student of BSMS third, subject is gynecology, and the continuous chapter is sterility, infertility. In last class, we have teach and learn about the female faulty factors, and the today's we are going to discuss regarding the husband faulty factors. Husband faulty factors, history of age, occupation, mode of life, history of smoking, drinking, personal hygiene, past history, family history, history of illness, especially gonorrhea, syphilis, orchitis, mumps, tuberculosis, etc. Marital relation, वैवाहिक संबंध, impotency, loss of sex desire, etc. तो हस्बैंड फॉल्टी फैक्टर्स में एज पर ध्यान देना है, उसका पेशा क्या है उस पर ध्यान देना है, मोड ऑफ लाइफ कैसा है उस पर ध्यान देना है, वो स्मोकिंग सिगरेट पीता है या नहीं, शराब पीता है या नहीं, पर्सनल हाइजीन उसका ठीक ठाक है या नहीं, पास्ट हिस्ट्री उसका क्या है, फैमिली हिस्ट्री उसका क्या है, अगर उसका कोई डिजीज़ का कारण है, बीमारी का कारण है, जैसे गोनोरिया हो, सिफिलिस हो, ऑर्काइटिस हो. ऑर्काइटिस इन्फ्लामेटरी condition of the scrotum is called orchitis. Is there history of any kinds of injury or inflammation in the scrotum or testis may be cause of sterility. मम्प्स, अगर पास्ट हिस्ट्री में उसको मम्प्स हुआ हो, मम्प्स भी एक वायरल डिजीज है, मम्प्स अगर किसी मेल को हुआ है और उसके साथ साथ उसको ऑर्काइटिस भी हुआ है तो वेरी पॉसिबिलिटी कि वो नपुंसक हो जाए, क्योंकि मम्प्स एक वायरल डिजीज है. वो वायरस का इतना दुष्प्रभाव होता है जिससे कि उसको वो नपुंसक बना सकता है. टीबी भी वेरी पॉसिबल फैक्टर्स है फॉर द स्टेरिलिटी. मैरिटल रिलेशन, वैवाहिक संबंध, पति पत्नी से संबंध कैसा है, इम्पोर्टेंसी, लॉस ऑफ सेक्स डिजायर वगैरह वगैरह. जनरल कंडीशन में रूटीन सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, ओबेसिटी है या नहीं, जनरल हेल्थ कैसा है, इंडोक्राइनोपैथी करना है कि इंडोक्राइन सिस्टम का क्या हाल है, खास के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या पोजीशन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का क्या पोजीशन है. सेकेंडरी कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है ना, मूछ का आना, एक्सिला में बाल का आना, पूविस में बाल का आना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है. अगर ये सेकेंडरी कैरेक्टर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो मे बी कॉज ऑफ स्टेरिलिटी. जेनिटल ऑर्गन्स में जो यौन है अंग है उसमें फाइमोसिस तो नहीं है, फाइमोसिस पेनिस का डिजीज, हाइड्रोसिल तो नहीं है, वेरिकोसिल तो नहीं है, कंडीशन ऑफ टेस्टिस कैसा है, इपिडिडाइमिस तो नहीं है, भास डिफरेंस तो नहीं है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज तो नहीं है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस भी तो नहीं है. अनडिसेंडेंट टेस्टिस का ऊपर की ओर होना,
नहीं, दैट शुड बी डिसेंडिंग नेचर, है ना, अनडिसेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग नेचर होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है उससे करीब करीब 3 डिग्री टेम्परेचर टेस्टिस में कम मिलना चाहिए। यही कारण है कि उसमें गति होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। खास के जाड़े के दिन में वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऊपर की ओर चढ़ा रहता है। हाइपोस्पेडियसिस तो नहीं है। हाइपोस्पेडियसिस का मीनिंग हुआ जो पेशाब निकलने का जो पेनिस ग्लांस में जो छिद्र है, ऐसा तो नहीं कि उसके पहले ही छिद्र है, रूट से छिद्र है, तो हाइपोस्पेडियसिस भी एक डिजीज होता है। ब्लड टेस्ट में हमको कराना है फॉर शुगर, डायबिटीज़ तो नहीं है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितना है, हेमोग्लोबिन कितना है, वगैरह वगैरह। हार्मोन एनालिसिस भी हमको करके देखना है, टेस्टिकुलर बायोप्सी करना है, टेस्टिस का बायोप्सी करके देखना है, पीबीआई एंड बीएमआर फॉर थायराइड डिजॉर्डर, थायराइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो ऐसा तो नहीं कि बढ़ा हुआ है, उस पर केयर लेना है। सीमेन का एनालिसिस करना है कि कितना देर में कितना सीमेन निकलता है, उसमें कितना देर के बाद वो स्पर्म डेट करता है, कितना देर के अंदर तक वो जिंदा रहता है, इस पर अध्ययन करना है। एक्सरे चेस्ट पीए व्यू करना है स्पेशली फॉर टीबी। तो पता ये चल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ा फैक्टर है स्टेरिलिटी के लिए, है ना। फिर सीमेन एनालिसिस में अगर मोर्टालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। फाइमोसिस है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाइपोस्पेडियसिस है, वो तो बिल्कुल ओपन प्रॉब्लम है। तो इन सभी बातों पर अध्ययन करते हुए, गौर करते हुए हम स्टेरिलिटी का जो रियल कॉज है उसको रूल आउट कर सकते हैं। अब ये अभी हम लोगों ने वाइफ का पढ़ा, अब हस्बैंड का पढ़ा, अब हम लोग वाइफ का पढ़ेंगे। फिर वाइफ में भी एज देखना है, ऑक्यूपेशन देखना है, प्रेजेंट हिस्ट्री लाइक मेंस्ट्रुअल डिजॉर्डर, ऐसा तो नहीं कि उसके माहवारी में कोई डिजॉर्डर है, व्हाइट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ओबेसिटी तो नहीं है, यानी तोड़ तो नहीं निकला हुआ है, डिस्परियोनिया तो नहीं है, पेनफुल क्वाइशन इज कॉल्ड डिस्परियोनिया तो नहीं है, यूरिनरी ट्रबल्स तो नहीं है, मेंटल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में मेनार्च फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड मेनार्च, कितने साल की उम्र में मेनार्च आया, ड्यूरेशन कितना दिन मेंस रहता है, साइकिल कितने दिन पर आता है, अमाउंट ऑफ लॉस कितना अमाउंट आता है, डिस्मेनोरिया तो नहीं है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी हमको लेना है, प्रसव रोग से संबंधित भी हिस्ट्री हमको लेना है, मैरिटल हिस्ट्री भी हमको लेना है, डेट ऑफ मैरिज, कितना साल पहले शादी हुआ, इसके बारे में जानना, फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ इंटरकोर्स, कितने दिनों पर संभोग स्थापित होता है, डिस्परेनिया तो नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स वगैरह तो नहीं ले रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई गर्भ निरोधक दवा का इस्तेमाल कर रही है, इस पर भी हमको केयर लेना पड़ेगा। पास्ट हिस्ट्री में उसको कभी मम्स तो नहीं हुआ, गोनोरिया तो नहीं हुआ, सिफिलिस तो नहीं हुआ, एपेंडिसाइटिस तो नहीं हुआ, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हुआ, डायबिटीज मिलिटस तो नहीं हुआ। यानी इतने सारे फैक्टर्स हैं जिस पर स्टडी करके हमको रूल आउट करना पड़ेगा। फैमिली हिस्ट्री फिर उसका हमको देखना पड़ेगा कि इसका फैमिली हिस्ट्री क्या है, पर्सनल हिस्ट्री में देखना पड़ेगा, मोड ऑफ लाइफ कैसा है, डोमेस्टिक वर्क क्या करती है, वर्री बहुत चिंता में तो नहीं रहती है, डाइट वगैरह उसको बैलेंस डाइट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जनरल में रूटीन सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, उसमें पेरिनियम का पोजीशन देखना है, हाइमेन का पोजीशन देखना है,
बार्थोलिन ग्लैंड्स का पोजीशन देखना है, यूरेथ्रा का पोजीशन देखना है, वेजाइना का पोजीशन देखना है, सर्विक्स का पोजीशन देखना है, यूट्रस एंड एडेक्सनियाई का पोजीशन देखना है। यूट्रस तो ऐसा तो नहीं कि यूट्रस छोटा है, ऐसा तो नहीं कि एडेक्सेना फलापियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो कि कोई फलापियन ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो उसका हमको पैथोलॉजी रूल आउट कर लेना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित तो नहीं है। कभी ट्यूबर प्रेगनेंसी टेस्ट हम करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि फलापियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी डेवलप कर जाता है। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी करेंगे। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी एक एक्सरे होता है जिसमें इधर से दवा डाला जाएगा, राइट टाइम एक्सरे लिया जाएगा कि वो जो मेडिसिन है वहाँ तक सर्कुलेट होकर पहुँचता है या कहीं पर रुक जाता है। क्लाउडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि पेट ओपन करके रूल आउट करना, जांचना, परखना, देखना कि कहाँ क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट तो नहीं है। ओवुलेशन टेस्ट करना है, बासल बॉडी टेम्परेचर देखना है, इंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजी देखना है, टेस्ट फॉर सर्वाइकल फैक्टर्स, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, फार्न टेस्ट, सर्वाइकल म्यूकस, इनकम्पटिबिलिटी टेस्ट, इंडोक्राइन एस्से, ब्लड टेस्ट फॉर शुगर, हेमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वगैरह वगैरह, साथ ही एक्सरे ऑफ चेस्ट। एक्सरे ऑफ चेस्ट बार बार बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कोई एविडेंस ट्यूबरकुलोसिस का है। ओके, रेस्ट है। अब हम लोग प्रोग्नोसिस जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज। प्रोग्नोसिस यानी रोग का अंतिम परिणाम क्या होगा। तो दिस डिपेंड्स इंटायरली अपॉन आवर एबिलिटी टू डिस्कवर एंड रिमूव द कॉज। ये प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है हम डॉक्टर के इंटेलिजेंसी पर कि हम रूल आउट कर लें कि व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्ट ऑफ स्टेरिलिटी। बट एज ए जनरल प्रोपोजिशन इट मे बी सेड दैट द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेरिलिटी इज डिसाइडेडली अनसैटिस्फैक्टरी। जो स्टेरिलिटी का जो ट्रीटमेंट करने का जो मोड है, जो तरीका है, वो संतोषप्रद नहीं होता है। इन दोज केसेज वेयर एनी ऑफ द इसेंशियल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट और imperfectly developed and in worse where no cause can be ascertained, the prognosis is most unfavorable. कह रहा है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो भी प्रजनन का अंग है, शायद वही तो एब्सेंट नहीं है। जैसे यूट्रस का एब्सेंट होना, जैसे फैलोपियन ट्यूब का एब्सेंट होना, जो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होता है, अगर ये सब नहीं है या अगर है भी तो जितना उसको विकसित होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए एज पर एनाटोमिकल पोजीशन, अगर उतना विकसित नहीं है तो वेरी पॉसिबिलिटी कि उसके स्टेरिलिटी को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अगर वही ऑर्गन का अभाव है, जन्मजात अभाव है, या वो पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है, तो उस परिस्थिति में स्टेरिलिटी को क्योर करना सोचने से बाहर है। तो बोलता है कि इस परिस्थिति में द प्रोग्नोसिस इज मोस्ट अनफेवरेबल। प्रोग्नोसिस जो है इस परिस्थिति में वो मोस्ट अनफेवरेबल है, यानी ये फेवर में नहीं आएगा, यानी वी आर अनेबल टू ट्रीट और एंड क्योर द सेम केसेस वेयर द एब्सेंस ऑफ reproductive organs such as uterus, such as fallopian tubes, etc. Okay? Now we are going to discussion regarding management. कि what will be management for the like this case? This consists in the removal of the condition which is causing the sterility. जो स्टेरिलिटी का कारण है उसको रिमूव कर देना हमारा मैनेजमेंट पैदा होगा। इफ सच ए थिंग बी पॉसिबल,
अगर एक एक चीज़ संभव है तो उसको मूव आउट करा देना। सो आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉज इट डिटरमाइन द गाइडलाइन ऑफ ट्रीटमेंट। कहता है कि सारा इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम तय करेंगे द गाइडलाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी शार्प्ड आउट टू इराडिकेट द डिफेक्ट। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम तय कर पाएंगे, हम निर्णय कर पाएंगे कि इसको कैसे हम चॉक्ड आउट करेंगे और इराडिकेट करेंगे, यानी जड़ मूल से समाप्त कर देंगे इस तरह के डिफेक्ट को। नाउ वी आर गोइंग ऑन डिस्कशन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? प्रिवेंटिव एडवाइस नॉट टू वियर टाइट और नाइलॉन अंडरवियर। टाइट या नाइलॉन अंडरवियर जंघिया पहनने का आदेश हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप क्वेश्चन राइज करोगे कि सर व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्ट रिगार्डिंग द टाइट अंडरवियर और नाइलॉन अंडरवियर। चूँकि गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टेस्टिस का होगा। अगर टाइट नाइलॉन अंडरवियर पहनते हैं तो नेचुरली अंडरवियर की वजह से टेम्परेचर रेज्ड होगा और जिससे टेस्टिस और स्पर्म का जो मामला है स्पर्म उसमें तेज कर जाएगा। ठीक है? अगर स्मोकिंग का हिस्ट्री है, अगर सिगरेट पीने का इतिहास है वो बंद कर दो, अगर ड्रिंकिंग करने का आदत है, अल्कोहल लेने का आदत है उसको बंद कर दो। देन आफ्टर साइकोलॉजिकल थेरापी। अब मनोवैज्ञानिक थेरापी में हमको क्या देना है? नॉलेज अबाउट क्वाइटस, संभोग करने का ज्ञान, कॉन्फिडेंस टू गेन फॉर प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ऐसा तो नहीं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, इसको भी हमको तय करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट फॉर जेंडर, अगर डायबिटीज मिलिटस है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्यूबरकुलोसिस है यानी टीबी है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाइपोथायराइडिज्म है, अगर टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH लो है उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाइपोपिट्यूटरिज्म है, हिपरजन, अगर पिट्यूटरिज्म हाइपो है तो अगर है तो हमको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जेनाइटल में सर्जिकल है फॉर फाइमोसिस, अगर फाइमोसिस है, फाइमोसिस परफ्यूज से ढका रहता है ग्लव्स, तो उसको सर्जिकल प्रोसेस से उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिसको बोलते हैं सरकमसीजम करवा देंगे। वेरिकोसील है उसको हम समाप्त करेंगे। रिपेयर ऑफ हाइड्रोसिल करेंगे इफ देयर इज प्रॉब्लम। हाइपोस्पेडिएसिस है यानी पेशाब जहाँ से आना चाहिए उसके पहले ही से आता है ना, तो वो हाइपोस्पेडिएसिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट करके वहाँ पर बंद करके जो पेशाब आने का जो एनाटॉमिकल जगह है वहाँ पर उसको सेट किया जाएगा। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मीनिंग हुआ कि टेस्टिस अपने एनाटॉमिकल या नेचुरल साइट पर नहीं है, वो ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है जहाँ छिपा हुआ है ना। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म ये चैप्टर है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसको ध्यान में रखना कि टेस्टिस अपने नेचुरल या एनाटॉमिकल साइट या जगह पर मौजूद नहीं है, वो एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। जाहिर सी बात है कि अगर लोअर एब्डोमिनल कैविटी में वो सिचुएटेड है, कॉन्जेनाइटल जन्मजात, तो क्या होगा? बार बार बोल रहे हैं ना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो टेस्टिस के लिए चाहिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अगर वो ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है तो हमारा बॉडी का ही टेम्परेचर मिला, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, स्पर्म का डेथ हो जाएगा। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में है हार्मोनल फॉर स्पर्माटोजेनेसिस, हार्मोनल ट्रीटमेंट करेंगे ताकि स्पर्म स्वस्थ रहे।
ट्रीटमेंट ऑफ वॉइस क्या करेंगे हम जनरल में? ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करेंगे, एनीमिया का ट्रीटमेंट करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस अगर है तो करेंगे, है ना। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको ठीक करेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम में हाइपरपिट्यूटरिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है ना, उसका हम ट्रीटमेंट देंगे। साइकोलॉजिकल में द कापुल इज मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ द साइकिल 10th to 17th डे, है ना। 10वां दिन से लेकर 17वां दिन तक अगर इंटरकोर्स स्थापित किया जाए तो वेरी पॉसिबिलिटी कि वो गर्भ धारण कर सके, क्योंकि ओवम जो परिपक्व होके आता है वो 14वां दिन है। अगर 14वें दिन अगर इंटरकोर्स परफॉर्म होता है तो वेरी पॉसिबिलिटी कि वो कंसीव कर जाए, है ना। द वाइफ इज एडवाइज टू टेक 10 minutes रेस्ट इन द बेड टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्ट टू सीमेन। मिनिमम 10 मिनट तक दे शुड बी she should be stay on the at the bed, allow the contact to semen with the cervix. If the patient is ignorant about the techniques, अगर रोगी इग्नोर करता है इस टेक्निक को, should be advised accordingly. जेनाइटल में सर्वाइकल डायलेटेशन हम करेंगे, ट्यूबल इंसफलेशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाइडनिंग वेजाइनल एंथ्राइटिस, वेजाइनल एंथ्राइटिस यानी जो उसका छिद्र है, होल है उसका, एंड सर्वाइकल इरोजन, इफ देयर इज सर्वाइकल इरोजन दैट शुड बी रिमूवल ऑफ पॉलिप ऑफ फाइब्राइड, अगर कोई पॉलिप है, कोई फाइब्राइड है, उसको रिमूव करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्यूब्स, प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से फलापियन ट्यूब को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी दोबारे उसको उसी परिस्थिति में बना के रख देना पड़ेगा। हार्मोनल ट्रीटमेंट में है ओएस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन, गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन उसको दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में AIH7 फ्रॉम हस्बैंड, AID7 फ्रॉम डोनर, इट हैज़ मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन। ये मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन है, इसका ऐसा नहीं कि हम ऐसे प्लांटेशन कर देंगे, ऐसे प्लांटेशन कर देंगे, इसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन है उसके आधार पर। टेबल ऑफ सीमेन इंजेक्टेड इनटू द पोस्टीरियर फॉर्निस ऑफ द यूट्रस, बट आफ्टर फुलफिल द मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस। होम्योपैथिक रेमेडीज में हमारा पहला दवाई है ग्रेफाइटिस, मेंसेज टू लेट विथ कंस्टिपेशन, पीरियड आता है, लेट आता है, साथ में कंस्टिपेशन होता है। पेल एंड स्कांटी बी टियरिंग पेन इन एपिगेस्ट्रियम एंड ईचिंग बिफोर, कॉफ, कोराइजा, ये ग्रेफाइटिस का सिम्टम है। लिकोरिया पेल होगा, थीन प्रोफ्यूज होगा, वाइट एक्सक्रोटिंग विथ ग्रेट वीकनेस इन बैक होगा, डिसाइडेड एवर्सन टू क्वाइसन होगा, स्टेबिलिटी, डिफिकल्ट कॉन्सेप्शन। नेट्राम्यूर क्या सिम्टम होगा? मेंसेज इरेगुलर, यूजुअली प्रोफ्यूज, वेजाइना ड्राई, लिकोरिया एक्रीड, वाटरी, बियरिंग डाउन पेन्स इन मॉर्निंग, प्रोलैप्स यूटेरी विथ कटिंग इन यूरेथ्रा। सप्रेस्ड मेंस, हॉट ड्यूरिंग मेंसेज, क्रेविंग फॉर साल्ट। नेट्राम्यूर का जो आपका रेड लाइन सिम्टम है ना, वो क्रेविंग फॉर साल्ट है। इसके बाद नेट्रम फॉस है, इनफर्टिलिटी, मेंसेज टू ईयरली, पेल, थीन, वाटरी, स्टेबिलिटी विथ एसिड सिक्रीशन फॉर वेजाइना, लिकोरिया, डिस्चार्ज क्रीमी और हनी कलर ऑफ एसिड एंड मटेरियल्स, सावर स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस, मॉर्निंग सिकनेस विथ सावर वोमिटिंग। तो ये सब हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट है। अगला मेडिसिन हमारा प्लेटिना भी है ना। प्लेटिना का सिम्टम क्या होगा? ओवरी सेंसिटिव एंड बर्न, मेंसेज टू ईयरली टू प्रोफ्यूज, डार्क क्लोडेड विथ स्पाज्म एंड पेनफुल वियरिंग डाउन, चिलीनेस एंड सेंसिटिविटी टू द पार्ट, वेजाइनिस्मस, निम्फोमेनिया, एक्सेसिव सेक्सुअल डेवलपमेंट, प्रोराइटिस वल्वा, ओफराइटिस with sterility, melancholia aggravated by sitting and standing and ameliorated by walking। तो पता ये चल रहा है कि प्लेटिना भी ड्रग ऑफ चॉइस इफ द symptom is collected and the
symptoms of Palatina is covering the patient, Palatina will be drug of choice. After all, not by dint of only Bacteria vedica, we should treat like the case after eradicate the causative factors of the sterility or infertility. It should be treated with repertorization process and select a single perfect remedy. We should cure the case of sterility or infertility. Okay? Rest.